हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। फ्रेंड्स, हम संस्कृत पेडोलॉजी की जो 3 टॉपिक थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 4th टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा धैर्य रख के धैर्यपूर्वक सुने। और जो भी मैंने इस टॉपिक में लेके आई हूँ आप लोगों को, यह हम सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, सिलेबस से अलग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि सभी जो बुक हैं, सभी बुकों में ये चीज़ नहीं दी गई है। सो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने। और आप लोग इसको चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो पॉज कर करके, वरना मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर रही हूँ जो आप लोगों को दिसंबर के लास्ट तक अवेलेबल हो जाएंगे। सभी सब्जेक्टों को, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के मैं बना रही हूँ नोट्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स की भी टेंशन ना करें, लेकिन यदि जिसको भी बनाना है तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में जो है व्याकरण की भूमिका। तो मौखिक और लिखित बोलते हैं हम, ठीक है। और लिखने में, ठीक, मौखिक और लिखित में अभिव्यक्त करते हैं जो हम भाषा, उसमें जो व्याकरण की भूमिका होती है वह क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। फ्रेंड्स, हम इसको 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति में के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, और फिर दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। चलिए, तो जो हिंदी में विभिन्न ध्वनियों के लिए विभिन्न अक्षर एवं वर्ण निश्चित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हिंदी में होते हैं विभिन्न ध्वनियों के लिए विभिन्न अक्षर एवं वर्ण निश्चित होते हैं, उसी प्रकार सभी भाषाओं के एक निश्चित ध्वनि और निश्चित वर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, जो हिंदी है हमारी लैंग्वेज है, हिंदी हमारी बाद में आई है। सब इसके पहले क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। तो संस्कृत में भी जो ध्वनियाँ हैं, जितनी भी हिंदी में ध्वनियाँ आई हुई हैं, कहने का मतलब है वह सब संस्कृत भाषा से ही आई हुई हैं, ठीक है। चलिए, तो इन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण आरंभ से ही करना चाहिए। जब बच्चा इस विद्यालय जाता है तो इन जो ध्वनियों का जो उच्चारण है वो होता है, स्कूल में कराया जाता है शिक्षक के द्वारा, वह आरंभ से ही कराना चाहिए। शिक्षक को वर्णमाला सिखाते समय इन ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का स्थान छात्रों को बता देना चाहिए। जब शिक्षक वर्णमाला सिखाते हैं छात्रों को, तो उस समय उनको जो वर्णमाला के जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में बता देना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे कंठव्य, तालव्य, औष्ठव्य, ये स्थान होते हैं वर्णमाला के उच्चारण के, ठीक है। कभी मैं इस टॉपिक पर भी आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। अभी तो हमारा पढ़ने का मकसद कुछ और है, ठीक है। तो इसके बाद जब मैं हिंदी लेके आऊँगी, हिंदी की पेडोलॉजी पढ़ाऊँगी, तो फिर उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँगी, ठीक। तो उच्चारण स्थान जो होता है बता देना चाहिए जब शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को वर्णमाला। यदि शारीरिक विकृति के कारण कोई छात्र किसी ध्वनि का शुद्ध उच्चारण ना कर सके तो विद्यालय चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। फ्रेंड्स, हर विद्यालय में एक चिकित्सक होता है, तो उससे क्या करना चाहिए? परामर्श लेना चाहिए उस छात्र के बारे में। ये सारी जो विकृतियां होती हैं फ्रेंड्स बोलने संबंधी, जैसे होस्ट विकृति, दंत विकृति, यह जो है कुछ हद तक क्या होती हैं, ठीक हो जाती हैं। बच्चे ठीक से बोलने लगते हैं, उच्चारण करने लगते हैं। अब देख लेते हैं कि मौखिक में जो होती है बल, जो हम शब्द बोलते हैं उनमें बल लगाते हैं, बलग हाथ लगाते हैं, वो किस तरह से लगाते हैं।
उनके नियम क्या हैं। ठीक है, बलात्मक स्वराघात बलाघात का बोलने में उस समय प्रयोग किया जाता है जब कोई शब्द एक से अधिक अक्षर का हो। तो जब हम स्वराघात या बलाघात जब लगाते हैं, जब प्रयोग करते हैं, जब कोई शब्द जो होता है वह एक अक्षर से अधिक का हो या एक अक्षर का भी हो, तब भी हम बलाघात लगाते हैं। चलिए इसके कुछ नियम हैं वो देख लेते हैं। एकाक्षर मतलब एक अक्षर। शब्दों में बलाघात उसी शब्द पर लगाया जाता है जो हम बोल रहे हैं, जैसे जा, खा, गा, आ, इस टाइप से। ठीक है, तो उसी पर बल लगाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, एक से अधिक। एक शब्द है लेकिन एक से अधिक शब्दों में बलाघात यदि सभी अक्षर हृस्व हों, हृस्व मतलब छोटे हों जिसमें कोई भी मात्रा ना हो, उसको बोलते हैं हृस्व, तब अंतिम अक्षर से पूर्व के अक्षर पर बलाघात लिया जाता है। जैसे फ्रेंड्स हमने आपसे बोला कि हृस्व स्वर एक से अधिक होने चाहिए, तो हमने बोला कमल एक से अधिक है। ठीक है, तो अंतिम अक्षर से पूर्व वाले अक्षर पर हम बल लगाएंगे। ठीक है, तो अंतिम अक्षर हमारा ला है और पूर्व ला का पूर्व अक्षर कौन सा है, माँ। तो यदि आप लोग बोल के देखें कमल, कमल, का और माँ पे, का और ला पे जोड़ नहीं लग रहा, किस पर लग रहा है, माँ पर, कमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक इसका नियम ये हो गया कि तीनों शब्द कैसे होने चाहिए, हृस्व होने चाहिए, मतलब एक से अधिक जो भी जितने भी शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, हृस्व होना चाहिए। तब अंतिम अक्षर से पूर्व के अक्षर पर बलाघात दिया जाता है। चलिए थर्ड वाला टॉपिक देखते हैं, इसका थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। यदि शब्दों में संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ हो तो बलाघात संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती अक्षर पर दिया जाता है। मतलब कैसे संयुक्त अक्षर दिया गया हो। संयुक्त अक्षर मतलब एक साथ एक छोटा अक्षर हो, आधा हो और दूसरा पूरा हो, वो कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर जो होते हैं प्रयोग हुआ तो जैसे बलाघात संयुक्त व्यंजन में पूर्ववर्ती अक्षर पर दिया जाता है। जैसे हमने बोला मिथ्या, मिथ्या शब्द में बल लगाना है तो आधा था और या, ये दोनों संयुक्त अक्षर हो गए। और जो इन दोनों के संयुक्त अक्षर के पूर्व जो अक्षर आएगा, जैसे माँ आ रहा है तो माँ पर हम माँ शब्द पर बल लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त अक्षर, विसर्ग आप समझते हो, जैसे ये दो बिंदी विसर्ग में लगी हुई है। ठीक है, तो विसर्ग युक्त अक्षर वाले शब्द में बलाघात उसी अक्षर पर दिया जाता है जिसके बाद में विसर्ग लगा हो। जैसे दुख, दा है, दा के बाद में विसर्ग लगा है तो हम किस पर बल देंगे, दा पर बल देंगे। तो विसर्ग के बाद जो विसर्ग के पहले जो जिस शब्द के विसर्ग के पहले जो शब्द आएगा उस पर हम बल देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, हमने पढ़ लिए बलाघात के नियम, पढ़ लिए बल, पढ़ लिए बलाघात के नियम क्या होते हैं वो पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बलाघात के स्थान। फ्रेंड्स बलाघात लगाने के स्थान होते हैं कि कहाँ पर बल लगाना है। चलिए तो पढ़ते हैं बलाघात के स्थान। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा अकारांत। कई मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो संस्कृत नहीं पढ़े होंगे लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज में डाल दिया होगा, क्योंकि संस्कृत हिंदी से अटैच है तो कुछ सब मतलब इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से नहीं बनती है, और संस्कृत के जो हिंदी से अटैच रहने के कारण हिंदी और संस्कृत थोड़ा समझ में आ जाती है। ठीक है, तो लोगों ने पढ़े नहीं होंगे कई लोगों ने, तो आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं इस बारे में। जैसे अकारांत, आप लोगों से पूछा अकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, ईकारांत, ऋकारांत, ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि संस्कृत जो भाषा में है ना,
जो शब्द जिस शब्द के अंत या जिस शब्द का अंत आ से होता है, जिस शब्द का अंत आ से होता है वो कहलाते हैं अकारांत। इसी प्रकार जिस शब्द का अंत ई से होता है, छोटी ई से या बड़ी ई से या बड़ा ऊ से, तो वो कहलाते हैं ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ईकारांत। फ्रेंड्स, इसमें ईकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग भी होंगे और नपुंसक लिंग भी होंगे। वो संस्कृत में मैं जब पढ़ाऊंगी आप लोगों को तब मैं बताऊंगी उसके बारे में। अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ज़रूरी थी इसलिए मैंने बता दी है। चलिए, तो अकारांत दो अक्षरों के शब्दों के प्रथम अक्षर पर बलाघात रहता है। अकारांत दो अक्षरों के शब्द के प्रथम अक्षर पर, मतलब जिस शब्द का अकारांत होता है, जैसे अहम जो हमने आप लोगों को बताया, अहम जो है तो ये कहलाता है अकारांत। जो हा है फ्रेंड्स ऐसा रहता है, जो व्यंजन रहते हैं वो आधे रहते हैं, ठीक है, और जो व्यंजन है बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। जब तक उनमें स्वर ना शामिल हो तब तक वो बोले नहीं जा सकते। इसलिए जितने भी आप लोगों को पूर्ण वर्ण मिलेंगे वह कहलाएंगे, उसमें समझ लो आपका वर्ण जो है स्वर मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे ही इसमें अहम में क्या मिला है, स्वर मिला है। क्या मिला है, स्वर आ मिला है। ठीक, तो जो अहम है इसमें क्या मिला है लास्ट में, आ। और अहम जो अक्षर है अकारांत शब्द है, और इसका जो पहला जो वर्ण होगा फ्रेंड्स, अहम का जो पहला वर्ण है ये आ होगा, तो इस पर बल लगा के बोला जाएगा अहम। जैसे लिखा जना, जना मीन्स मनुष्य, ठीक है, तो ये कहलाया अपना अकारांत। और अकारांत से पहले वाले पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल किस पर लगाएंगे, जा पर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में इतना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे दो अक्षरों के शब्द जो कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे। ठीक है, तो अकारांत में यहाँ पर दो अक्षरों के शब्दों पर था। ठीक है, अब अकारांत जो है वो तीन अक्षरों के शब्द के द्वितीय अक्षर पर बलाघात दिया जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कमलम, तो ये कमलम है, ये देखिए फ्रेंड्स ला है, यहाँ पर पूरा ला नहीं रहता। जब पूरा ला होता है तो समझना उसमें आ मिला हुआ होता है। ठीक है, नहीं तो ला लिखा कैसे जाता है, ऐसा आधा ला लिखा जाता है, ये कहलाता है व्यंजन। और जब पूरा लिखा जाता है तो ये इसमें क्या मिला होता है, स्वर मिला होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका अकारांत। तो अकारांत शब्द, इसका अंत आ से हो रहा है तो अकारांत शब्द है यह। तो कमलम में है इसका द्वितीय शब्द, अकारांत अंत के शब्द का जो द्वितीय शब्द होगा इस पर बल लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे दो अक्षरों वाले शब्दों का देखा, तो इसमें लास्ट से जो पहला वर्ण होगा, क्योंकि दो ही हैं, ठीक, तो लास्ट का जो होगा उसमें अकारांत रहेगा और उसके बाद आगे वाला जो शब्द रहेगा उस पर बल लगाया जाएगा। जब तीन वर्ण होंगे फ्रेंड्स तो लास्ट से सेकंड वाले पर बल लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती अक्षर पर भी बलाघात होता है। जैसे हमने आप लोगों को अभी पढ़ा चुके हैं कि जब संयुक्त व्यंजन होता है फ्रेंड्स, उसके पूर्ववर्ती अक्षर पर ही बलाघात दिया जाता है। जैसे हमने लिखा सत्यम, सत्यम, तो ता और या क्या हो गए, ये संयुक्त अक्षर हो गए दोनों, और यह सा क्या हो गया, इस पर हम बल लगाएंगे, इसको बल से बोलेंगे सत्यम, सत्यम। बाकी देखो बिल्कुल जल्दी से बोल लिए जाते हैं त्यम, सत्यम, लेकिन सा को कैसे बोला जाता है, बल लगा के बोला जाता है, थोड़ी देर तक बोला जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर आते हैं।
संपूर्ण वाक्य में अर्थ के अनुसार किसी शब्द पर बल लगाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, शब्दों पर बल लगाना पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण वाक्य में, ठीक है। संपूर्ण वाक्य में अर्थ के अनुसार किसी शब्द पर बलाघात दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों के सामने एक उदाहरण है, एषा सुमितस्य अश्वः में वक्ता यह कहना चाहता है कि वह घोड़ा किसी और का नहीं है, केवल सुमित का ही है, ठीक है। तो सुमित पर बलाघात दिया जाएगा, तो इसको कैसे बोला जाएगा, एषः सुमितस्य अश्वः, ठीक है। एषः सुमितस्य अश्वः, ठीक है। तो सुमित पर बल दिया जाएगा। और वह यह कहना चाहे कि यही घोड़ा और दूसरा कोई नहीं सुमित का है, तो वह कहेगा एषः सुमितस्य अश्वः। तो हम किस पर बल देंगे, एषः पर, एषः सुमितस्य अश्वः, ठीक है। फ्रेंड्स, जिस शब्द पर हम बल लगाते हैं उसका अर्थ भी बदल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं और बल हम किसी और शब्द पे दे रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा उसका अर्थ, ठीक है। सामने वाले को समझने में दिक्कत होगी। 5th पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स इसके। ये आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा अर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, 3 अक्षर वाले शब्दों में यदि मध्य अक्षर कैसा हो, दीर्घ हो, तो बलाघात उसी दीर्घ अक्षर पर दिया जाता है। 3 अक्षर वाला शब्द है, लेकिन जो बीच का जो शब्द है आपका वो कैसा है, दीर्घ है, बड़ा है, तो उस पर हम किस पर बल देंगे, दीर्घ अक्षर पर ही बल देंगे। जैसे बलाका, बलाका, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बलाका का बगुली, और इसमें किस पर जोड़ देंगे, ला पर जोड़ देंगे, बलाका। फ्रेंड्स, कभी कभी बोल के भी देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि 3 अक्षर वाले शब्दों में यदि मध्य अक्षर दीर्घ हो तो बलाघात किस शब्द पर होगा आपका। फ्रेंड्स, जब पेपर जब हार्ड आते हैं, जब कठिन बनाए जाते हैं, तो इसी टाइप के शब्द पूछे जाते हैं। लेकिन जिसने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पढ़ी है उसके लिए ये चीज़ें कठिन नहीं होंगी, लेकिन कठिन उनके लिए होंगी जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं। लेकिन जिन्होंने ये पढ़ा है तो उनके लिए कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए, लास्ट पॉइंट पर आते हैं इसके। स्वर के पश्चात, जब कोई स्वर है उसके पश्चात मध्य अथवा अन्य स्थिति के या और वा व्यंजनों से पूर्व, या और वा व्यंजन उससे पूर्व व्यंजन का उच्चारण द्वितीय रूप में किया जाता है और वही बल पड़ता है। जैसे हमने आपसे बोला अद्वितीय, क्या बोला फ्रेंड्स, अद्वितीय, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे कैसे, अद्वितीय। हमारा बल किस पर लग रहा है, आ पर नहीं लग रहा, किस पर लग रहा है, अद्वितीय। दा और दा पर, इन दोनों पर बल लग रहा है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, क्योंकि यह क्या है, स्वर भी है और इसके बाद में संयुक्त व्यंजन भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे साम्य, साम्यः, साम्यः, तो किस पर बल लगेगा, आधा माँ और माँ, साम्यः बोला जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पर आते। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स, आप लोग 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं तो हमको लगता है, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को पढ़ाई नहीं गई हैं स्कूल में, किसी को भी नहीं पढ़ाई गई हैं, ये तो मैं जानती हूँ, ठीक है। क्योंकि टीचर जो इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं,
बहुत से टीचर जो होते हैं वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बच्चों को समझाने में भी मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। हमारा जो तीसरा टॉपिक हो गया वाक्यों के उच्चारण में बलाघात। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, नियम पढ़े हमने बल के, फिर बल पढ़ा, बल के नियम पढ़े। ठीक है, और बलाघात का जो स्थान है, किस स्थान से बोला जाता है, किस पर बल दिया जाता है, वो पढ़ा हमने। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वाक्यों के उच्चारण में बलाघात। जब हम वाक्यों का जो उच्चारण करते हैं उस पर बलाघात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्यों के उच्चारण में बलाघात। जिस प्रकार शब्दों के उच्चारण में बलाघात दिया जाता है उसी प्रकार वाक्यों के उच्चारण में भी बलाघात दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ऐसा रामस्य कलमा, यह राम की कलम है। यदि यह कहना अभीष्ट है कि वह राम की ही कलम है, वह राम की ही कलम है, तो राम पर बलाघात दिया जाए, क्योंकि राम की ही, और किसी की नहीं, किसकी है, राम की। ठीक है, तो राम पर बलाघात दिया जाएगा। और यदि यह कहना अभीष्ट हो कि यही कलम और कोई दूसरी नहीं, तो ऐसा पर हम बल देंगे। ठीक है, तो ऐसा पर क्या होगा, ऐसा शब्द पर बल दिया जाएगा। जैसे हमने बोला एषः, एषः रामस्य कलमा। ऐसा को कैसे बोलेंगे, थोड़ी खींच के बोलेंगे, क्योंकि यही वह कलम है जो किसकी है, राम की है, और किसी दूसरे की नहीं है। ठीक, चलिए अब इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स कि उच्चारण में सुर अथवा स्वर का महत्व क्या होता है। बलाघात वाक्यों में लगाया जाता है। ठीक है, अब इसी में वाक्यों में सुर अथवा जब हम उच्चारण करते हैं तो सुर और स्वर का क्या महत्व है। ठीक है, मतलब हमको लयबद्ध तरीके से बोलना पड़ता है ना। कुछ भी बोलेंगे क्या कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। ठीक, लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जब हम बात करेंगे, जब हमारा तालमेल एक शब्द से दूसरे शब्द पर रहेगा, क्रमबद्ध रहेगा, उस प्रसंग के बारे में जो कहना चाहते हैं तो लोग उसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, यदि हम रामायण की बात कर रहे हैं और रामायण की बात करते करते हम महाभारत में आ जाएं, फिर महाभारत की बात करते करते हम गीता में चले जाएं, फिर गीता की बात करते करते हम किसी मूवी में चले जाएं, तो क्या कोई सुनेगा। जब हम किसी एक प्रसंग पर बात कर रहे हैं तो वही एक ही प्रसंग पर ही हमको क्रमबद्ध तरीके से रहना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। तो सुर अथवा स्वर का महत्व क्या होता है फ्रेंड्स। सुर का महत्व कविता के पाठों में ही तो होता है। जब हम सुर का उच्चारण करते हैं तो कविता के पाठों में इसका उच्चारण का महत्व होता है। ठीक है, कविता के पाठों में होता है किसका, सुर का। सुर, ताल, लय, इन सब का प्रयोग होता है। साधारण बोलचाल में भी सुर का महत्व होता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे एक तरीके होना चाहिए बात करने का, एक लहजा होना चाहिए। ठीक है, और जो वक्ता बेसुरे बोलते हैं उनके भाषण में लोग कम रुचि लेते हैं। ठीक है, और जो बहुत अच्छा बोलते हैं तो लोग उनको बातों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि हमको ये चीज़, या अब आप लोगों ने देखा होगा किसी गुरुजी के भी प्रवचन है, कोई भी वक्ता बोल रहा है तो आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ इनका हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको सुनते हैं। और जो ऐसा बोलता है, बेसुरा बोलता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बोलते समय स्वर में उतार चढ़ाव लाने की चेष्टा की जाती है। ठीक है, जब बोलते हैं तो उतार चढ़ाव लाने की चेष्टा की जाती है। ठीक, स्वर में उतार चढ़ाव स्वर लहर कहलाती है। फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन आप सब बन सकता है कि स्वर में उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाती है, स्वर लहर। ठीक, तो सामान्य कथन में प्रश्नवाचक और विस्मय में एक ही शब्द के बोलने में विभिन्न स्वर लहरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सामान्य कथन में यदि हम हाँ की स्वर लहर,
सामान्य कथन में जैसे हमने किसी चीज़ के लिए बोला हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक, ऐसा बोल देते हैं, ठीक। और प्रश्नवाचक शब्द में वही हाँ हम कैसे बोलेंगे, हाँ ऐसा, है ना। थोड़ा सा लहर है और स्वर हमारा कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्वर लहर। चलिए, अब हमारा उच्चारण में सुर और स्वर का महत्व समझ में आ गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं गति, ठीक है। उच्चारण में जो हम भाषण में जो है, हमारे प्रवचन में जो हमारे बोलने चालने में जो गति हो वह कैसे होनी चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आता सबको है, लेकिन कैसा आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। मान लो आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है और इसका आंसर ये होगा, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं हम गति, ठीक। गति आप लोगों को पता है, ठीक। मतलब कोई भी गति होती है किसी भी चीज़ को बोलने की है तो कैसे होती है, क्रमबद्ध, कभी उतार कभी चढ़ाव, ठीक है। कभी जोर से बोलना कभी धीरे से बोलना उसी शब्द को। चले, भाषण, प्रवचन, कथन आदि में जो वक्ता एक निश्चित गति में बोलता है और उसके बोलने में प्रवाह होता है। प्रवाह मीन्स होता है गति होती है, ठीक है, प्रवाह होता है उसके बोलने में। वाणी में उतार चढ़ाव होता है। विचारों में क्या होती है, क्रमबद्धता होती है। वक्ता प्रसंगानुसार उचित गति में भाव प्रकाशन करता चला जाता है, तो यह कहलाती है गति। देखिए फ्रेंड्स, गति में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गति में सबसे पहले एक निश्चित गति में बात होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने एक शब्द बोल दिया और हम 2 मिनट तक रुके हैं, ऐसा नहीं। एक निश्चित गति होना चाहिए उसकी, ठीक है। बोलने में हमारा प्रवाह होना चाहिए। बोलते हैं ना कि वो तो धारा प्रवाह बोलते हैं, मतलब बिना रुके बोलते जाओ, ठीक। और दूसरा, वाणी में हमारा कैसा होना चाहिए, उतार चढ़ाव, मतलब जहाँ पर हमें जोर दे के बात करना है, कहाँ पर हमें धीरे बात उसी शब्द को धीरे में बोलना है, ठीक है। और हमारे जो विचार हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। और जिस प्रसंग में हम बात कर रहे हैं उसकी जो गति होनी चाहिए, उसका जो भाव प्रकाशन होना चाहिए वो उचित तरीके से होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को गति समझ में आ गई होगी, और यदि आपको नहीं आई समझ में एक बार में तो आप दोबारा मेरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें अक्षरिक उच्चारण के नियम। फ्रेंड्स, जो अक्षर होते हैं ना, इनके उच्चारण के नियम क्या होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे अक्षर जो होते हैं जो हम उच्चारण कुछ और करते हैं लेकिन लिखते कुछ और हैं, ठीक है। बहुत से हमारे वर्ण ऐसे हैं, हम उच्चारण किसी और चीज़ का करते हैं लेकिन लिखते क्या हैं, कुछ और लिखते हैं, या कुछ और उच्चारण करते हैं कुछ और लिखते हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान छात्र को देना चाहिए। शिक्षक को उस अक्षर का स्वयं उच्चारण कर छात्रों से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छात्र होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो यदि टीचर शुद्ध उच्चारण करके बच्चों को बताएगा तो छात्र भी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना सीख जाएंगे। इसका पहला पॉइंट ये है, ठीक है, कि छात्र को खुद शिक्षक को बताना चाहिए कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कैसा है, इसका स्थान कैसा है, इसको कैसे उच्चारित किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड पॉइंट पर। शा, जो शा है इसको ऐसा भी बोला जाता है, इसको शक्कर का सा बोलते हैं, इसको सैटी वाला सा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण इसके अनुसार किया जाता है, इसी की तरह यह बोला जाता है, दोनों को एक ही बोलते हैं, शा शा, ठीक है। बोला एक ही तरह से बोला जाता है, और खा के रूप में नहीं, खा के रूप में नहीं।
जैसे वर्षा, कई लोग बोलते हैं ना वर्षा को क्या बोलते हैं, बरखा। लिखते वर्षा है लेकिन बोलते क्या है, बरखा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ज्ञा को आधा गा और आधा या ज्ञा के रूप में बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम ज्ञा लिखते ज्ञा है लेकिन बोला किस रूप में जाता है, आधा गा और या ज्ञा, इस रूप में बोला जाता है। ठीक है, और इसको ज्ञा के रूप में नहीं। जैसे हमने आप लोगों को बोला ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, तो कैसे लिखेंगे ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, तो बहुत से शब्द ऐसे हैं, बोलते हम कुछ और हैं लेकिन लिखते कुछ और हैं, लिखा कुछ और जाता है। तो इन चीज़ों पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, छा। जैसे फ्रेंड ये छा है, छा को आधा का और छा अथवा छा के रूप में बोला जाता है। ठीक है, छा के रूप में बोला जाता है। तो छा को आधा का छा अथवा छा के रूप में बोला जाता है, ना कि छा, छा छतरी वाला छा के रूप में छा नहीं बोला जाता, छा के रूप में नहीं बोला जाता। जैसे क्षत्रिय बोलते छा, क्षत्रिय, कक्ष उच्चारण में क्या आ रहा है, छा, लेकिन लिखते क्या है, ये वाला छा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर, रेर। अब ऐसे रेर हम जो लिखते हैं, रेर बोलते कैसे हैं, रेर को क्या बोलते हैं, री, और री कैसे लिखा जाता है, ये रे ऋषि का, इसको री लिखते ऐसा है, और बोला उच्चारण क्या किया जाता है, री के रूप में इसको उच्चारित किया जाता है। जैसे हमने बोला ऋतु, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है ऋतु इस तरीके से, और बोला कैसे जाता है, ऋतु। ठीक है, तो लिखने और बोलने में अंतर है, इसलिए छात्रों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए टीचर को। 6 पॉइंट है हमारा, य तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण में ना के समान होता है। यह किस में होता है, तत्सम। फ्रेंड्स, 2 शब्द होते हैं, एक तत्सम होता है और एक होता है तद्भव। जब तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं, और तद्भव जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से आए हुए हिंदी में परिवर्तित रूप कहलाते हैं, तद्भव। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग याद रखिए। तो यह जो है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण में इसका ना के समान होता है। चलिए 7 पॉइंट पर आते हैं, या इसको क्या बोला जाता है, या भी तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है और उच्चारण अनुस्वर की तरह होता है। इसका उच्चारण किसकी तरह होता है, अनुस्वर की तरह होता है, या। जैसे हमने बोला था आप लोगों को गंगा रंग, लेकिन कुछ तत्सम शब्दों में वाग्मय, पराडमुख यह ध्वनि पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुस्वर के रूप में इसका प्रयोग होता है, अनुस्वर। अनुस्वर मतलब बिंदी, जैसे गंगा ऊपर लिख दो, ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है वो किसके रूप में होता है, अनुस्वर के रूप में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स, अणा। ठीक है, अणा। अणा का उच्चारण स्वर सहित होने पर अणा रहता है, किंतु स्वर रहित होने पर उसका उच्चारण ना के समान होता है, जैसे पंडित, ठंडा आदि। तो अणा
इसमें क्या है जे ऐसा लिख देते हैं तो मतलब इसका जो जो इसको पाई बोलते हैं, इसको हट जाता है तो ये कैसा बन जाता है ऐसा, और इसका उच्चारण किसके समान हो जाता है, आधे ना के समान होता है इसका उच्चारण। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्वर सहित। स्वर सहित मतलब जे वाला, स्वर के साथ पूरा णा रहता है। किंतु अगर स्वर रहित होने पर, स्वर रहित मतलब इसका एक हम हटा देते हैं तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आधा ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी इसका उच्चारण होने लगता है। ठीक है, जैसे पंडित है, ठंडा है ना, पंडित आप बोल के देखिए, पंडित ना का उच्चारण होता है, ठंडा ना का उच्चारण हो रहा है, लेकिन लिखा कैसा जा रहा है, आधा णा। तो ये चीज़ें बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में, ताकि बच्चे अपने मतलब शब्दावली को सुधार सकें और उनका ठीक से उच्चारण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 9 पर। अकारांत। अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है। देखिए, जैसे अकारांत हमने आप लोगों को पहले बता दिया क्या होता है अकारांत। ठीक, तो अकारांत वाले 4 अक्षर वाले शब्द, जैसे दलदल है, 4 अक्षर वाला शब्द है, दलदल है, मलमल है, मलमल। ठीक, तो 4 अक्षर वाले शब्दों में दूसरे अकारांत वाले वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है। जैसे ये वाला वर्ण है, दूसरा जो दूसरा शब्द जो है अकारांत वाला, पहला अकारांत वाला ये हो गया मल और ये हो गया मल, मल मल। ठीक है, तो दूसरे अकारांत वर्ण का हलंत उच्चारण किया जाता है। इसका जो हलंत है इसका उच्चारण किया जाता है, मतलब पूरा उच्चारण किया जाता है। मल मल, दल दल, ठीक, अड़चन। तो किस पर वो जोड़ दिया जाता है, इस पर दल 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 ला पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 10 पॉइंट पर आते हैं। अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों का तीसरा अकारांत वर्ण हलंत से उच्चारित होगा। जैसे अकारांत 4 अक्षर वाले शब्दों का तीसरा अकारांत वर्ण हलंत से उच्चारित होगा। जैसे ये वाला जो तीसरा जे वाला हो गया, जैसे मलमल। ठीक है, तो ये किससे उच्चारण होगा, हलंत से, मलमल। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कि बहुत जल्दी बोल देंगे, मलमल मलमल। तो ला का जो उच्चारण जो रहेगा वो कम शब्द के लिए रहेगा, कम समय के लिए रहेगा। हम लिखेंगे इसको पूरा, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करेंगे ना तो आधा करेंगे, मलमल, दलदल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लिखेंगे इसको पूरा, जैसे मलमल, दलदल, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करेंगे ना तो इसका आधे ला के समान ही इस शब्द का उच्चारण होगा, मतलब तीसरे वर्ण का आधे ला के समान उच्चारण होगा। ठीक है, या आधे शब्द के समान, सॉरी आधे वर्ण के समान उच्चारण होगा। चलिए सेकंड लास्ट में आते हैं। अकारांत 3 अक्षर वाले शब्द का अकारांत वर्ण हलंत के समान बोला जाता है। अकारांत 3 अक्षर वाले शब्द का अकारांत वर्ण हलंत के समान बोला जाता है। जैसे हमने आपको बोला था कमलम, लिखा कैसे जाएगा कमलम को, या तो इसके ऊपर बिंदी लगाई जाएगी या तो आधा माँ लिखा जाएगा ना। तो लास्ट वाला जो शब्द रहेगा वो कैसे बोला जाएगा, आधे माँ बोला जाएगा। जैसे हमने बोला कमलम, ऐसा बोला जाएगा, लेकिन लिखा कैसा जाएगा, कमलम। ठीक है फ्रेंड्स, बोला कैसे जाएगा, ऐसा, लिखा कैसे जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो यह कैसा होगा, अशुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द क्या कहलाएगा, ये वाला शब्द कहलाएगा शुद्ध शब्द।
अब लास्ट में देखते हैं, आधा दा और या का उच्चारण आधा दा और या के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आधा दा और या जो दोनों मिलके बनता है, और इसका उच्चारण कैसा होता है, आधा दा और या के रूप में उच्चारण होता है। क्या बोलते हैं, विद्यालय, विद्यार्थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स, कि सभी को मेरा ये चीज़ समझ में आ जाए जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यदि आप लोगों को समझ में ना आई हो तो एक दो बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम पहली बार पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें थोड़ा सा हमको बहुत जल्दी एक बार में हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके लिखिए कि जैसा भी लगा हो, अच्छा या बुरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना मेरा मैटर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चीज़ अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम आते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बार हमारा होगा क्या, अभी हमने क्या पढ़ा था, मौखिक उच्चारण पढ़े थे, अभी हम पढ़ेंगे लिखित उच्चारण के बारे में कि व्याकरण की भूमिका क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने ये चीज़ बहुत ढूंढ के आप लोगों को बनाई हुई है जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।